नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो नाम जो देश से लेकर विदेश में सबसे ज्यादा जाना जाता है। एक ऐसे नेता जिसका लोहा दुनिया के दिग्गज नेता भी मानते हैं। वो नाम जो दुनिया की बड़ी से बड़ी मैगजीन में सबसे टॉप पर रहता है, जिनकी पहचान विश्व रूपम से लेकर शांति दूतम तक है। करिश्माई, डायनामिक, ग्लोबल, लोकप्रिय, फौलादी, कर्मठ, जुझारू, जोशीले। ना शब्द खत्म होंगे, ना ऐसे नेता की क्वालिटी का कोई अंत होगा। तभी तो कहा जाता है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। लोकप्रियता ऐसी कि दुनिया के तमाम दिग्गज नेता पॉपुलैरिटी की रेस में पीएम मोदी से काफी पीछे छूट जाते हैं। क्या अमेरिका, क्या यूरोप, क्या अरब देश के नेता सभी पीएम मोदी के आगे बौने नजर आते हैं। ये करिश्माई क्वालिटी का नतीजा है कि इस साल अगस्त में आए अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रूवल रेटिंग में काफी आगे हैं। अपने प्रतिद्वंदी से 12% आगे रहे। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75% है। दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर रहे, जिन्हें 63% लोगों ने वोट किया। तीसरे नंबर पर इटली के तत्कालीन पीएम मारियो ड्रैगी रहे। 2022 में पीएम मोदी न केवल दुनिया में सबसे लोकप्रिय रहे, बल्कि अपनी बातों से ऐसा समा बांधा कि दुनिया भर के नेताओं ने न सिर्फ शिद्दत से उन्हें सुना, बल्कि शानदार स्पीच, सोच और संकल्प के लिए उनकी जमकर तारीफ भी की। जब जब मोदी को सुना, मुंह से बस वाह वाह के सिवाय कुछ नहीं निकला। हर स्पीच पर पीएम मोदी के स्टेट्समैनशिप पर तारीफ के पुल बांधे। ये मोदी का जादू ही तो है जो भारत को G20 सम्मेलन की मेजबानी का मौका मिला है। – 2022 में पीएम मोदी ने दुनिया भर को भारत की ताकत, समृद्धि, आर्थिक तरक्की और गौरवशाली इतिहास का एहसास कराया। ग्लोबल पैरामीटर पर भारत की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाए। इस साल प्रधानमंत्री ने कई देशों की यात्राएं की। इसके अलावा उन्होंने इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। साथ ही सितंबर 2022 में वो शंघाई सहयोग परिषद यानी SCO की बैठक में शामिल होने उज्बेकिस्तान गए। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इन सभी मुलाकातों और यात्राओं के दौरान पीएम मोदी की बातें इतिहास में दर्ज हुई। पीएम मोदी ने हर जगह अपनी अमिट छाप छोड़ी। दुनिया भी कोरोना महामारी से उबरने की कोशिश में जुटी थी। इसी दौरान विश्व पर एक और संकट खड़ा हो गया और वो है रूस यूक्रेन के बीच जंग। चौबीस फरवरी से शुरू हुई जंग अब तक जारी है और इस पर ब्रेक कब लगेगा किसी को नहीं पता। लेकिन जिस तरह से कोरोना काल में पीएम मोदी ने दुनिया में मदद का हाथ बढ़ाया, दुनिया के करीब 100 देशों को मुफ्त वैक्सीन भेजी, अमूल्य जीवन को बचाने की कोशिश की, उसी तरह से रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जंग खत्म करने की कोशिश में भी जुटे रहे। उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से जब मोदी की मुलाकात हुई तो उन्हें सलाह दी और कहा कि आज का युग युद्ध का नहीं है। और इस स्टेटमेंट के बाद से दुनिया में पीएम मोदी को स्टेट्समैन के तौर पर देखा जाने लगा। दुनिया के करीब करीब सभी दिग्गज नेताओं ने वॉर पर मोदी के बयान को जमकर सराहा। दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी के, फ्यूल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं, हमें जरूर कुछ रास्ते निकालने होंगे और आपने भी उसमें पहल करनी होगी।
आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। पीएम मोदी के इस बयान की आज भी दुनिया के कई देश तारीफ करते नहीं थकते। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन समेत दुनिया भर के कई देशों ने पीएम मोदी की तारीफ की थी। इस बयान को स्टेटमेंट ऑफ द ईयर के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि बाली में हुए G20 सम्मेलन में शांति संदेश के तौर पर इसे स्वीकार किया गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर बिल बर्न्स ने माना कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से दुनिया परमाणु वॉर से बच गई। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों का रूसियों पर प्रभाव पड़ा और इसने यूक्रेन युद्ध के चलते होने वाली वैश्विक आपदा को रोकने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय मंच कोई भी हो, पीएम मोदी हमेशा शांति की बात करते हैं, वॉर पर विराम की बात करते हैं। हर मंच से मोदी दुनिया को संदेश देते हैं कि जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं, और जब तक युद्ध जारी रहेगा वो देश आगे नहीं बढ़ेगा। विकास तो दूर की बात, वॉर से सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर नजर आएगा। ऐसा ही इंडोनेशिया के बाली में हुई G20 की मीटिंग में देखने को मिला, जहां जंग रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास पर उन्होंने जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के बाद यूक्रेन संकट ने दुनिया के सामने तबाही वाली स्थिति पैदा कर दी है। इसके लिए दुनिया को एकजुट होकर आगे आना होगा। जंग पर ब्रेक लगाने के लिए पूरी ताकत के साथ कोशिश करनी होगी। कोरोना और उसके बाद यूक्रेन में आए संकट ने दुनिया में तबाही मचाई है। इसके चलते ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी असर पड़ा। यूनाइटेड नेशंस भी इन मुद्दों पर कुछ खास नहीं कर पाया। ऐसे में हमें यूक्रेन रूस युद्ध को रोकने के लिए रास्ता तलाशना होगा। हमें यूक्रेन में जंग को रोकने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए। मैंने बार बार कहा है कि हमें यूक्रेन में युद्ध विराम और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की राह खोजनी होगी। दुनिया में शांति, सद्भाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस और सामूहिक संकल्प दिखाना होगा। ये समय की मांग है। जंग का असर रूस यूक्रेन पर सीधा पड़ रहा है। यूक्रेन करीब करीब बर्बादी के कगार पर है, तो रूस को आर्थिक और सैन्य नुकसान काफी हो रहा है। वॉर के साइड इफेक्ट्स दुनिया के करीब करीब सभी देशों में दिखाई दे रहे हैं। मई महीने में पीएम मोदी जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से बर्लिन में मिले थे। तब उन्होंने साफ साफ कहा था कि युद्ध में कोई विजयी नहीं होगा, बल्कि नुकसान सभी का होगा। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न उथल-पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है। इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ पड़ा है, किंतु विकासशील और गरीब देशों पर इसका असर और गंभीर होगा। इस संघर्ष के ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट से भारत बहुत ही चिंतित है। पीएम मोदी अपनी जादुई आवाज और विचार से लोगों में जोश भरते हैं। अपनी बुलंद वाणी से दुनिया को बता देते हैं कि भारत अब 20वीं शताब्दी वाला नहीं है। आज का भारत विश्व गुरु की तरह विश्व को राह दिखा रहा है। 2 मई को पीएम मोदी ने जब बर्लिन में भारतीयों को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि भारत अब ग्लोबल हो रहा है, दुनिया की मदद करने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहा है। साथियों,
21वीं सदी के तीसरे दशक की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आज इंडिया इज गोइंग ग्लोबल। कोरोना के इसी काल में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को जरूरी दवाइयां भेजकर अनेकों जिंदगियां बचाने में मदद की है। जब भारत को कोविड के वैक्सीन बनाने में सफलता मिली तो हमने अपनी वैक्सीन से करीब 100 देशों की मदद की है। दोस्तों, साथियों, आज का ताजा खबर रुकावट के लिए खेद है। आज विश्व में गेहूं की कमी का सामना दुनिया कर रही है। फूड सिक्योरिटी के लेकर के दुनिया में बड़े बड़े देश चिंतित है। उस समय हिंदुस्तान का किसान दुनिया का पेट भरने के लिए आगे आ रहा है। साथियों, जब भी मानवता के सामने कोई संकट आता है तो भारत सॉल्यूशन के साथ सामने आता है। जो संकट लेके आते हैं, संकट उनको मुबारक। सॉल्यूशन लेकर के हम आते हैं, दुनिया का जयकार हो जाता है। यही दोस्तों, यही नया भारत है, यही नए भारत की ताकत है। मोदी न सिर्फ शांति और विकास की बात करते हैं, बल्कि जब भी मौका मिलता है पर्यावरण और प्रकृति के बचाव की भी पैरवी करते हैं। एक और जब दुनिया के अमीर देश प्रकृति का दोहन करने में लगे हैं, तब भारत ने बता दिया कि प्रकृति हमारी मां की तरह है, इसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है। यही वजह है कि यूरोप दौरे पर प्रधानमंत्री जब डेनमार्क गए तो उन्होंने कोपेनहेगन में भारतीयों के सम्मेलन में कहा कि यूज एंड थ्रो नीति हमारे ग्रह के लिए नकारात्मक है। यूज एंड थ्रो वाला माइंडसेट प्लेनेट के लिए नकारात्मक है। हम कितना यूज करते हैं ये पॉकेट की साइज से नहीं, बल्कि जरूरत से तय हो। हम जरूरत से ज्यादा जो भी यूज कर रहे हैं, उससे दुनिया में कोई न कोई वंचित हो रहा है। उससे दुनिया के किसी कोने में नेचर को एक्सप्लॉइट करने का दबाव बढ़ रहा है। इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें अपनी फैमिलीज में जागृत करते रहना होगा और हर भारतीय को दुनिया में जहां जाए वहां इन हमारे संस्कारों को प्रकट करते ही रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि डेनमार्क और भारत साथ मिलकर विश्व की कई समस्याओं के लिए इनोवेटिव समाधान तलाश सकते हैं। प्रकृति से प्यार, पर्यावरण का ख्याल और युद्ध का त्याग, यही ग्लोबल लीडर मोदी की असली पहचान है। पीएम जब गौतम बुद्ध के जन्मस्थली नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे तो वहां से बुद्ध के विचार और संस्कार का संदेश दिया। बुद्ध के संदेश को समझाया और एक बार फिर दुनिया को शांति का मार्ग दिखाया। मानवता के सामूहिक बोध का अवतरण है। बुद्ध बोध भी है और बुद्ध शोध भी है। बुद्ध विचार भी है और
बुद्ध संस्कार भी है। बुद्ध इसलिए विशेष हैं कि उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए, बल्कि उन्होंने मानवता को ज्ञान की अनुभूति करवाई। उन्होंने महान वैभवशाली राज्य और चरम सुख सुविधाओं को त्यागने का साहस किया। उन्होंने हमें मंत्र दिया था, अप्पदीपो भव भिक्खवे, अप्पदीपो भव भिक्खवे, परीक्ष भिक्षवो, ग्राह्यम मद बचो न तू गौरवाद। अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो, मेरे वचनों को भी मेरे प्रति आदर के कारण ग्रहण मत करो, बल्कि उनका परीक्षण करके उन्हें आत्मसात करो। पीएम मोदी दुनिया को शांति संदेश देते हैं तो भारत की दहलीज में दाखिल होने की हिमाकत करने वालों को कड़ा सबक भी सिखाते हैं। यही वजह है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, भारत के एक्शन में जबरदस्त बदलाव हुआ है। पड़ोसी मुल्क चीन सरहद पर कोई भी कदम उठाता है तो भारत अपने स्टाइल में मुंहतोड़ जवाब देता है। नापाक मंसूबे रखने वालों को पीएम मोदी ने पुडुचेरी में एक कार्यक्रम के दौरान सीधे शब्दों में समझा दिया था कि भारत वो अमर बीज है जो विपरीत हालात में थोड़ा मुरझा तो सकता है, लेकिन मर नहीं सकता। भारत भी अमर बीज है जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा दब सकता है, थोड़ा मुरझा सकता है, लेकिन वो मर नहीं सकता। वो अजय है, अजरा अमर है, क्योंकि भारत मानव सभ्यता का सबसे परिष्कृत विचार है, मानवता का सबसे स्वाभाविक स्वर है। देश के लिए पीएम मोदी का एक ही संकल्प है, विकास, विकास और विकास। इसी संकल्प को साकार करने के लिए मोदी बिना थके, बिना हारे लगातार काम करते रहते हैं। दुनिया में ब्रांड भारत के लिए लगातार काम करते रहते हैं। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी लगातार 9वीं बार संबोधित कर रहे थे, तब पूरी दुनिया उनकी बातों को तल्लीनता के साथ सुन रही थी। 15 अगस्त को उन्होंने पंच प्रण का वर्णन किया और बता दिया कि अगले 25 साल में वो किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं। 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में, हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समयानुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है। यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए।
चौथा प्राण वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, यह हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। 2022 में पीएम मोदी की ब्रांड वैल्यू काफी बढ़ गई, क्योंकि जंग को लेकर उनके नजरिए को दुनिया ने सराहा। न केवल जंग, बल्कि कई ऐसे मौके आए जब वो संकट मोचक के तौर पर सामने आए। ऐसे समय जब कोरोना महामारी से चीन कराह रहा है, अस्पताल से लेकर शमशान तक चीन में त्राहिमाम मचा है। दवाइयां भी खत्म हो गई हैं। चालबाज चीन सरहद पर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करने में जुटा है। उस वक्त भी भारत ने मानवीयता को तरजीह देना मुनासिब समझा। ग्लोबल लीडर के रूप में प्रधानमंत्री मोदी अपने देश के साथ साथ पड़ोसी देश की चिंता कर रहे हैं। चीन से आउट ऑफ स्टॉक हो गई बुखार की दवा देने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव को चीन स्वीकार कर लेता है तो भारत, दुश्मन देश चीन को भी मदद करने से नहीं चुकेगा। भारत की छवि संकट मोचक के तौर पर रही है। 2022 में भारत ने दुनिया के कई देशों की मदद की, जिसका असर हुआ। भारत का डंका अब दुनिया भर में बज रहा है। Quiero agradecer al ministro Narendra Modi. आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका की कई तरह से सहायता की। विस्थापित अफगान सिखों के लिए शरण स्थली बना भारत। भूकंप से तबाह अफगानिस्तान को भेजी राहत सामग्री। युद्धग्रस्त यूक्रेन की मदद को आगे आया भारत, भेजी राहत सामग्री। अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं भेजकर पीएम ने वादा पूरा किया। सुनामी से प्रभावित टोंगा को $2 लाख की सहायता दी। 2022 में पीएम मोदी का डंका हर तरफ से बजा। फिर चाहे उनके जोशीले भाषण हो या दमदार एक्शन, या फिर ग्लोबल विकास का संकल्प, मोदी का मैजिक मैगजीन से लेकर दुनिया के माननीयों पर खूब चला है। जब शख्सियत ऐसी बेमिसाल हो तो ग्लोबल लीडर कोई और कैसे हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।